डोसेज फॉर्म्स में सबसे पहले जो डोसेज फॉर्म है वो है सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन जो है एक ऐसी डोसेज फॉर्म होती है जो कि दो कंपोनेंट से बनती है। ये हम लोगों ने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि जो सॉल्यूशन है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट जो होता है वो मेजरली जो है वो लिक्विड पोर्शन होता है, और सोल्यूट जो होता है वो लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। और उसने अपने आप को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है। सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा मिकदार में होता है, सोल्यूट जो होता है वो कम मिकदार में होता है। सोल्यूट जो होता है उसको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, कंप्लीटली क्लियर होमोजेनाइज्ड मिक्सचर बनता है। वो क्लियर सोल्यूशन होता है, जैसे ये अगर आप डायग्राम में देखें तो ये क्लियर सोल्यूशन है, मतलब इसके अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये सोल्यूट पार्टिकल्स हैं और ये सॉल्वेंट का पोर्शन है। सोल्यूशन एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जिसके कंपोनेंट्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सॉल्यूशंस जो हैं वो उसके अंदर सोल्यूट लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। और जो सॉल्वेंट है वो मोस्टली तौर पर मेजरली जो होता है वो होता है लिक्विड है, लेकिन समटाइम कुछ प्रिपरेशंस में वो गैस भी हो सकती है और वो कोई और चीज़ भी हो सकती है। तो ये डेफिनेशन देख लें कि solution may be defined as a mixture of two or more components that form a single phase which is homogeneous and clear। एक सिंगल फेस जो है प्रिपरेशन बनेगी जिसके अंदर टू सेपरेट फेसेस आपको नजर नहीं आएंगी, सोल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट नहीं होंगे। एक होमोजीनियस, एक यकजा जो है, एक जैसा यकजा अमेजा या यकजा सोल्यूशन बन जाएगा जो कि क्लियर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। अब इसके अंदर इसके दो कंपोनेंट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट लिक्विड पोर्शन होता है और इसको अपने अंदर किसी और सब्सटेंस को डिसॉल्व करेगा, और ये हमेशा ज़्यादा मिकदार में होता है। मेजर क्वांटिटी सॉल्वेंट की होती है किसी भी सोल्यूशन में, और जो सोल्यूट होता है ये डिसॉल्व होता है किसी और सब्सटेंस के अंदर। और सोल्यूट जो होता है वो सोल्यूशन को क्रिएट करेगा बाय डिसॉल्विंग इटसेल्फ इन द सॉल्वेंट, अपने आप को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके वो सोल्यूशन बनाता है। ये वही चीज़ें जो मैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रही हूँ। सोल्यूट की फिजिकल स्टेट जो होती है वो बदल जाती है जब वो अपने आप को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करता है। जैसे अगर वो सॉलिड स्टेट में और लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो वो अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। अब इस प्रिपरेशन के बहुत से फायदे हैं और बहुत से नुकसान भी हैं। अब फायदे क्या हैं? एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, आपकी जो मेडिसिन है वो प्रॉपरली तौर पर पूरे के पूरे, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है, हर जगह पे आपकी मेडिसिन की मिकदार जो है वो बराबर है। अपर लेयर में जितनी मेडिसिन है लोअर लेयर में भी उतनी मेडिसिन है, क्योंकि मेडिसिन कंप्लीटली तौर पर पूरे के पूरे जो है सोल्यूशन में बराबर है। इफेक्टिव है ज़्यादा टैबलेट्स और कैप्सूल से, क्यों? क्योंकि आपका सोल्यूशन जो है वो रेडिली एब्जॉर्ब फॉर्म में, मतलब जैसे कि आप अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाओगे, बॉडी के अंदर जाके उसने डायरेक्ट नेक्स्ट काम क्या करना है? एब्जॉर्ब होना है, ना उसने टूटना है ना उसने डिसॉल्व होना है। ठीक है ना? जैसे टैबलेट और कैप्सूल्स के केस में पहले आपकी मेडिसिन जो है, टैबलेट टूटती है, देन डिसॉल्व होती है, फिर वो अपना असर दिखाती है। लेकिन सोल्यूशन के केस के अंदर वो ऑलरेडी इस फॉर्म में होता है कि वो रेडी टू यूज़ है। नेक्स्ट जो है, इजीली कलर कर सकते हैं, इजीली फ्लेवर कर सकते हैं इसको, इजीली स्वीटनर भी इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। और ऐसे पेशेंट्स जिनको, जब या तो फिर बच्चे या फिर बूढ़े, जिनको swallow करने में, टैबलेट्स और कैप्सूल swallow करने में इशू आता है, वो उनके लिए भी जो है ये ज़्यादा बेहतर डोजेज फॉर्म है। नुकसान को जब हम देखें तो एक तो ये लेस स्टेबल है। कल भी हम लोगों ने जब स्टेबलाइजर्स पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड डोजेज फॉर्म और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, क्योंकि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म और लिक्विड डोजेज फॉर्म के अंदर आपकी माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है और माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये लेस स्टेबल है। और इसके अंदर अगर कोई माइक्रोब गलती से एंटर हो जाए तो डिटीरियोरेशन प्रिपरेशन की बहुत जल्दी हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत जल्दी जो है वो अनस्टेबल बन जाएगी। और इसके अलावा जो है कुछ मेडिसिन के केस में, जैसे मैंने कल आपको लास्ट टाइम आपको एग्जांपल दी थी क्लेरिसिड की, क्लिथ्रोमाइसिन की और ब्रूफेन सस्पेंशन की, कि सम टाइम इतना कड़वा टेस्ट होता है सॉल्ट का कि आप उसके टेस्ट को मास्क नहीं कर पाते हो इन लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। तो आप जो है क्लिथ्रोमाइसिन की अगर सस्पेंशन देखो तो जितना मर्जी उसके अंदर फ्लेवर और उसके अंदर स्वीटनर डाल दें उसका कड़वाहट होती है। तो मास्क करना जो है अनप्लेजेंट टेस्ट को या फ्लेवर को, समटाइम्स इन लिक्विड प्रिपरेशन, इन सम केसेस, नॉट इन ऑल केसेस, इन सम केसेस जिनके अंदर ड्रग जो है वो अपने ऐसी नेचर का है कि उसका बहुत कड़वा सॉल्ट है, उन केसेस के अंदर जो है उसके टेस्ट को मास्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी होती है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिजॉल्व इन the amount of substance that passes into solution in order to establish equilibrium at constant temperature and to produce a saturated solution is known as the solubility of the substance।
अब ये इन्होंने एक्सप्लेन क्या करने की कोशिश की है, जो बीपी की डेफिनेशन है ना वो ज़्यादा इजी है। और द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिजोल्व इन वन पार्ट ऑफ सोल्यूट, कि कितना सोल्यूट रिक्वायर्ड है कितने सॉल्वेंट के अंदर मिक्स करने के लिए, या कितना सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है कितने सोल्यूट के अंदर मिक्स करने के लिए। ये आप लोगों ने याद भी करनी है। तो बीपी की डेफिनेशन याद कीजिएगा। ये ज़्यादा इजी भी है और ये ज़्यादा समझने में भी जो है ना इजी लगेगी। ये जो चीज़ है ये भी सेम वही लिखी हुई है, लेकिन इसको थोड़ा उन्होंने एलैबोरेट करके रखा हुआ है कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर जो है बदलते हैं आपकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज भी कर सकती है और डिक्रीज भी कर सकती है। तो बीपी में ये चीज़ जो है ना वो इतनी उन्होंने स्पेसिफाई नहीं की हुई, लेकिन जब हम लोगों ने खुद से डेफिनेशन को एलैबोरेट किया है तो हम लोगों ने ये चीज़ स्पेसिफाई की है। और सोल्यूशन कौन सा बनाना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है कि जिसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर मजीद सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता सॉल्वेंट के अंदर। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद करनी है। अब सॉलेबिलिटी हम कैसे कह देते हैं कि कोई चीज़ जो है वो मोर सॉलेबल है और कोई चीज़ लेस सॉलेबल है। वेरी सॉलेबल होगी तो उसका कितने पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, एक पार्ट ऑफ सोल्यूट, कितने पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होंगे वन पार्ट ऑफ सोल्यूट को हल करने के लिए आपस में। तो अगर लेस देन वन रिक्वायर्ड है तो वेरी सॉलेबल है, 1 to 10 रिक्वायर्ड है तो फ्रीली सॉलेबल है, और 10 to 30 हैं तो सॉलेबल है। अगर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी सॉल्वेंट की उस छोटे से सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, वैसे वैसे उसकी सॉलेबिलिटी कम होती जा रही है। स्पेरेंगली मतलब बहुत माइन्यूट, कुछ होगा कुछ नहीं होगा। 30 to 100, स्लाइटली, स्लाइटली के अंदर कितना कुछ 100 to 1000 जो है वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स चाहिए होंगे जस्ट वन सोल्यूट पार्टिकल को अपने अंदर डिसॉल्व करने के लिए। और वेरी स्लाइटली का देख लें कंपोजिशन। और इनसॉल्युबल कब होगा, जब सॉल्यूट के 10,000 कंपोनेंट्स भी जो है डिसॉल्व नहीं कर सकेंगे वन पार्ट ऑफ सोल्यूट को। सॉल्वेंट के 10,000 पार्टिकल्स भी नहीं कर सकेंगे डिसॉल्व वन पार्ट ऑफ सोल्यूट को। फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास, अब ये आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं कि ये जो परसेंटेज है ये किसकी है, स्लाइटली की है या स्पेरिंगली की है। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। तो ये आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आती है सोलिबलाइजेशन। सोलिबलाइजेशन जो है ये क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम देखते हैं कि कितना वाटर रिक्वायर्ड है कितने सोल्यूट को अपने अंदर हल करने के लिए। इट इज द प्रोसेस इन विच द वाटर soluble substances are dissolved in aqueous solution in the presence of surfactants, कि कितना वाटर रिक्वायर्ड है कितने सोल्यूट को अपने अंदर हल करने के लिए। तो जैसे आपको उन्होंने दे दिया फॉर एग्जांपल 10 ग्राम आपको सोल्यूट दे दिया और कहा है कि इसको आपने सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए आपने कितना सॉल्वेंट आपको रिक्वायर्ड होगा। बच्चे यहाँ पे तो सिग्नल बिल्कुल ठीक है, पता नहीं आप अपनी तरफ से सिग्नल देखें। नेक्स्ट हमारे पास है ऑरल सॉल्यूशंस। ऑरल सॉल्यूशंस की भी बीपी की डेफिनेशन है ब्रिटिश फार्माकोपिया की, कि ऑरल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनके अंदर वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है डिजॉल्व इन अ सुटेबल व्हीकल, उस व्हीकल के अंदर, उस चीज़ के अंदर जिसके अंदर वो डिजॉल्व हो सके। मतलब अगर पोलर सोल्यूट है तो पोलर सॉल्वेंट, अगर नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये बीपी की डेफिनेशन है, इसको भी आप लोग यहाँ पे डेफिनेशन करके इसको इंपॉर्टेंट में अंडरलाइन कर लें। देन हमारे पास आता है ड्राई मिक्सचर्स फॉर सोल्यूशन। ड्राई मिक्सचर फॉर सोल्यूशन में अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें, ये ओआरएस की, ओआरएस का वैसे जो है नाम ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट है। ठीक है, ये दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। अक्सर बच्चे क्योंकि हेडिंग सोल्यूशन किया तो बच्चे इसके अंदर इसकी एग्जांपल देखते हैं तो इसको भी सोल्यूशन बोल देते हैं। ये आपको सॉल्ट फॉर्म में मिलता है, तो ओआरएस जो है हम लोग डिहाइड्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो इस ये जो ड्रग्स होती है ना ये हमें सॉल्ट फॉर्म में मिलती हैं। इसके अलावा बहुत सी एंटीबायोटिक्स होती हैं, आपने देखा होगा कि घर लेके आते हो और घर लाके पानी डाल के आप उसका सस्पेंशन बनाते हो फिर इस्तेमाल करते हो। तो कंपनी के पास क्या पानी नहीं है या स्टेराइल वाटर नहीं है कि वो उसके अंदर डाल के आपको रेडी टू यूज प्रिपरेशन बना के दें, ऐसा नहीं है। वो आपको मेडिसिन ये पर्टिकुलरली बना के इसलिए नहीं देते क्योंकि वो ड्रग जो है वो लेस स्टेबल होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो कुछ ऐसे मेडिसिनल सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन मोस्टली एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी जो है ना वो एक्वस मीडियम में नहीं आती। तो जो मैन्युफैक्चरर है ना वो क्या करता है, वो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए या तो वो कह देगा कि फार्मासिस्ट कर दे, पहले ये होता था, लेकिन अब जो है वो कहते हैं, अब उन्होंने निशान लगा दिए होते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिख दी होती हैं कि घरों में लेके जाके पेशेंट खुद उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करें। बता देते हैं कि इसके अंदर 10 ml वाटर डालना है, साथ कोई कप दे देते हैं, ये छोटा सा कोई मयरिंग डिवाइस दे देते हैं कि इसके अंदर इधर तक जो है ना 10 ml है, इसको आपने उबाल के गर्म करके इसके अंदर डाल के इसको हिला लेना है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूट घर में ही कर लेना है।
तो उसमें ऐसा नहीं होता कि खुद से अपनी मर्जी से वाटर इनटेक करो। प्यूरिफाइड वाटर हम इसमें यूज़ करते हैं, स्टेराइल वाटर पानी उबालने के बाद हम लगाते हैं, डायरेक्ट हम लोग टैप वाटर नहीं उसमें यूज़ करते। तो ये होता क्यों है? क्योंकि एक्वस फेज के अंदर वो मेडिसिन जो है वो लेस स्टेबल होती है। ठीक है। और इस वजह से वो मेडिसिन जो है वो ड्राई पाउडर फॉर्म के अंदर आपको मिलती है। और वो जो ड्राई पाउडर आपको मिलता है उसके अंदर जस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, उसके अंदर हर चीज होती है। उसके अंदर एडिटिव्स भी होते हैं, उसके अंदर फ्लेवर भी होता है, उसके अंदर कलर भी होता है, उसके अंदर मे बी ग्लाइडेंट भी होता हो, उसके अंदर हर चीज जितने भी हमने एडिटिव्स पढ़े हैं उसके अंदर बफर भी होता होगा। तो उस ड्राई पाउडर मिक्सचर के अंदर पूरी की पूरी फॉर्मुलेशन होती है, सिर्फ एक चीज मौजूद नहीं होती और वो क्या है? सॉल्वेंट। सिर्फ सॉल्वेंट मौजूद नहीं होता। सॉल्वेंट वो आपने खुद उसके अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट करना होता है। और उस ड्राई मिक्सचर फॉर सोल्यूशन की बेस्ट एग्जांपल ओआरएस है। उसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी हैं जो कि हमारे घरों में इस्तेमाल होती हैं, और ये ज्यादातर पीडियाट्रिक होती हैं, क्योंकि एडल्ट्स जो होते हैं वो तो टेबलेट फॉर्म में वो मेडिसिन इनटेक कर लेते हैं। अब ओआरएस जो है, ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशंस आर यूजुअली, अब सॉल्यूशन फॉर्मेट में हम इसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, सॉल्ट फॉर्म में हमें मिलती है ये ड्रग, और सॉल्यूशन फॉर्म में हम इसको खुद कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हम यूज क्यों करते हैं? ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए करते हैं। अगर आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, सोडियम पोटासियम हाइड्रोजन जो है उसकी कमी की वजह से आपकी फूड एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रही, आपकी वाटर एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रही, आपका जीआईटी जो है वो अपसेट हो गया है, और उसकी वजह से आपको नडहाली है, तो हम लोग जो है उस केस के अंदर ओआरएस यूज़ करते हैं। ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है, और अब इसका लो ऑस्मोलैलिटी का डब्ल्यू एच ओ का फॉर्मूला इसका हम यूज़ करते हैं, जिसमें 4 इंग्रेडिएंट हैं। ये इंशाल्लाह आप लोगों का प्रैक्टिकल भी हम परफॉर्म करवाएंगे। तो इसके अंदर जो है आप लोग इसको ओरली लेते हो, नाम में ही ओरल लिखा हुआ है, ओरली लेते हो। और समटाइम ये होता है कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए आईवी भी लगवाते हैं। लेकिन आईवी के केस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए जब हम आईवी लगवाते हैं तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सी हो सकती हैं। तो और ओआरएस के केस के अंदर या ऐसे सॉल्यूशंस को इनटेक करवाना जिसके अंदर आप ओरली ले रहे हो डिहाइड्रेशन के लिए सॉल्यूशन, उसमें कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती हैं, उसके अंदर साइड इफेक्ट्स नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिपरेशन है दैट इज सिरप। सिरप के आपके दो प्रैक्टिकल्स भी हैं। सिरप हम लोग घरों में लिक्विड डोजेज फॉर्म, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है वो सिरप है। किसी को भी को ना लिक्विड फॉर्म में ड्रग बताएं तो सबसे पहले कोई यही बोलेगा कि सिरप। हमें मोस्टली जो है हम सस्पेंशंस को भी सिरप कह देते हैं, मल्शंस को भी सिरप कह देते हैं, हर लिक्विड डोजेज फॉर्म को हम सिरप कह देते हैं। तो सिरप जो है, जैसे टैबलेट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सॉलिड डोजेज फॉर्म है, इसी तरीके से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है वो सिरप है। सिरप होता क्या है? ये एक कंसंट्रेटेड विस्कस सोल्यूशन है, मतलब एक गाढ़ा सोल्यूशन है। किस चीज़ का? सुक्रोज का। सुक्रोज का ये सोल्यूशन है, लेकिन ये कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है, विस्कस है, कंसंट्रेटेड एंड विस्कस। इसमें सुक्रोज की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। Syrups are sweet, viscous, concentrated solutions of sugar or sugar substituents in water or any other vehicle. शुगर सब्स्टिट्यूएंट इसलिए लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट हम लोग शुगर यूज नहीं कर सकते, हम कोई ना कोई शुगर सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं, शुगर का कोई सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं। हम लोग प्रोपाइलीन ग्लाइकोल यूज कर सकते हैं, हम लोग सोर्बिटोल यूज कर सकते हैं, बहुत से आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं जो कि मिठास देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में शुगर या सुक्रोज नहीं होते। विद और विदाउट एडिड फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड मेडिसिनल सब्सटेंसेस। अगर आपके सिरप के अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस नहीं है, एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है, तो वो आपका सिंपल सिरप होता है, वो मेडिकेटेड सिरप नहीं होता। और अगर उसके अंदर मेडिसिनल सब्सटेंस है तो उसको मेडिकेटेड सिरप कहते हैं। सिरप की टाइप्स देखें, ये डेफिनेशन है, ये आपने कंप्लीट वर्ड टू वर्ड ऐसे ही याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप लोगों के दो प्रैक्टिकल्स भी हैं और एग्जामिनर जो है वो आपसे अक्सर पूछ लेता है कि सिरप को डिफाइन कर दें। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ सिरप। एक आता है सिंपल सिरप। सिंपल सिरप के अंदर हम लोग सिर्फ जो है दो, बीपी के अंदर भी एक फार्मूला है कि कितना चीनी और कितना पानी, और यूएसपी के अंदर भी फार्मूला है कितना चीनी और कितना पानी। बीपी का फार्मूला कहता है कि 66.7% वेट बाय वेट आपने सिरप बनाना है। परसेंट मीन्स 100 ml बनाने के लिए आपने 66.7, ये बटे के ऊपर सोल्यूट के लिए है यूनिट, और बटे के नीचे सॉल्वेंट के लिए यूनिट है। तो सोल्यूट हमेशा हम सॉलिड चीज ग्राम्स में लेते हैं। तो 66.7 ग्राम्स ऑफ शुगर हमने लेनी है। कितने? 100 ml बनाना था,
तो यहाँ पे ना देखिए, इन्होंने सॉल्वेंट भी ग्राम्स में दिया हुआ है, तो आपने 100 ml नहीं बनाना, आपने 100 ग्राम्स बनाना है। 100 ग्राम्स आपने सिरप बनाने के लिए आपने 66.7 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज लेनी है। हम लोग सिंपल सिरप कर रहे थे। सिंपल सिरप में मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है कि अकॉर्डिंग टू बीपी जो है, अगर हम बीपी का फॉर्मूला देखें तो सोल्यूट भी हमने ग्राम्स में लेना है और सॉल्वेंट भी हमने ग्राम्स में लेना है। सोल्यूट जो है मतलब सुक्रोज है, सोल्यूट हमारा, वो हमने कितने ग्राम्स लेना है, 66.7 ग्राम्स लेना है। और सॉल्वेंट मतलब वाटर जो है हमारा, वो हमने कितने ग्राम्स लेना है, 100 ग्राम्स। क्वांटिटी सफिशिएंट 100 ग्राम्स होता है। ये हम बनाने का तरीका इंशाल्लाह अपने प्रैक्टिकल्स में करेंगे। बस ये आपके लिए एक चीज़ नहीं होगी कि हम सॉल्वेंट जो है उसको भी ग्राम्स में ले रहे हैं। आज तक हम लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी। सॉल्वेंट हमेशा हम लिक्विड फेस को हम एमएल्स में लेते हैं, लेकिन इन केस ऑफ बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर जो सिरप बनाया गया है उसमें जो सॉल्वेंट है वो ग्रामेज में लिया गया है। तो ये हम लोगों ने चीज़ याद भी रखनी है, इसको अंडरलाइन कर लें। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है यूएसपी का फार्मूला। यूएसपी के फार्मूला के अंदर जो है 85% वेट बाय वॉल्यूम है। सोल्यूट तो आपने वेट में ग्राम्स में लेना है, लेकिन जो सॉल्वेंट है वो आपका एमएल्स के अंदर ही है। वॉल्यूम मीन्स आपने एमएल्स के अंदर लेना है। तो अब अगर हम इस फॉर्मूला को एक्सप्लेन करें 85% वेट बाय वॉल्यूम, तो परसेंट मीन्स 100 ml सिरप बनाने के लिए हम 85 ग्राम सुक्रोज लेंगे और उसके अंदर क्वांटिटी सफिशिएंट कितना वाटर ऐड करेंगे, 100 ml। क्वांटिटी सफिशिएंट का मतलब ये होता है कि हमने कंप्लीटली तौर पर 100 ml वाटर नहीं डाल देना, हमने इतना वाटर डालना है कि कंप्लीट प्रिपरेशन 100 ml तक बन जाए। ये जो है, ये हम लोग मजीद क्वांटिटी सफिशिएंट जो है अभी इधर एक्सप्लेन नहीं किया गया, लेकिन आपके प्रैक्टिकल्स में प्रैक्टिकली के तौर पर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। अभी इधर याद करने वाली क्या चीज़ है, बीपी का फॉर्मूला क्या है और यूएसपी का क्या है। वेट बाय वेट किस में है, बीपी में, और यूएसपी में क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। जब वेट बाय वेट आता है तो वो कितना है फॉर्मूला, 66.7। और जब वेट बाय वॉल्यूम आता है तब कितना है फॉर्मूला, 85%। देन कम्स मेडिकेटेड सिरप। सेकेंड टाइप है मेडिकेटेड सिरप। ये ऐसा सिरप होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा मेडिसिन या एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है। उसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, इसके अंदर सॉल्यूशंस ऑफ मेडिकेटेड सब्सटेंस इज इन विच सफिशिएंट सुक्रोज इज डिसॉल्व टू प्रोड्यूस अ लिक्विड सिरप। हम लोगों ने सिरप प्रोड्यूस करना है पहले कंप्लीटली तौर पे। जो भी हमारा सिरप की क्वांटिटी थी, हमने यूएसपी के हिसाब से बनाना है या बीपी के हिसाब से बनाना है, सिरप बना लिया। देन लास्ट में हम लोग उसके अंदर क्या ऐड ऑन कर देते हैं, मेडिसिन ऐड ऑन कर देते हैं, कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट ऐड ऑन कर देते हैं, जो भी उसके एक्सीपिएंट्स हैं वो ऐड ऑन कर देते हैं। या फिर एक प्रॉपर फॉर्मूला बनता है जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि अब फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या चीज़ ऐड होगी, सेकंड स्टेप के अंदर क्या चीज़ ऐड होगी, थर्ड स्टेप के अंदर मे बी उसके 15-18 स्टेप्स हों प्रिपरेशन बनाने के। तो स्टेप वाइज जो होती है ये हमने ऑलरेडी, कंपनी जिसने बनाना होता है उसने रजिस्टर करवाया होता है कि किस तरीके से मैंने बनाना है, कौन कौन सी मशीनें यूज़ करनी है, कितने कितनी देर के लिए कौन कौन सा स्टेप होगा। अब यही चीज़ इन्होंने बताई है कि इसके अंदर शुगर भी होगी, इसके अंदर वाटर भी होगा, इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होगा, इसके अंदर स्टेबलाइजर भी हम डालेंगे। स्टेबलाइजर के अंदर प्रेजर्वेटिव डाल सकते हैं, अगर आयरन का सिरप है तो कलेटिंग एजेंट्स डालेंगे। इसके अंदर हम फ्लेवर भी ऐड ऑन कर सकते हैं, स्वीटनिंग एजेंट्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, इसके अंदर हम कलरिंग एजेंट्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, और भी कोई चीज़ जो कि हम चाहते हैं कि हमारी फॉर्मुलेशन के अंदर हो, वो भी हम इसके अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन जो है वो आपकी व्हीकल के अंदर ऐड मतलब हल नहीं हो सकती, तो आप जैसे अगर आपकी लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर हल नहीं हो रही, तो आप सोलबिलाइजिंग एजेंट डालोगे ताकि सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाए, या आप सरफेक्टेंट डालोगे ताकि सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। उसके बाद हमारे पास आते हैं, ये जो मेडिकेटेड सिरप होते हैं ये हम बतौर मेडिसिन ही इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सिरप बतौर मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती, क्योंकि ये सिंपल ही क्या है, शुगर और वाटर है। हमारे पास थर्ड टाइप है फ्लेवर्ड सिरप, या ये नॉन मेडिकेटेड सिरप कहलाते हैं। इसके अंदर शुगर होती है, वाटर होता है, और थर्ड चीज़ इसके अंदर ये होती है फ्लेवर। ये हम लोग यूज़ करते हैं। इसके आगे इसके अंदर हम डिफरेंट फ्लेवर्स यूज़ कर सकते हैं। पहले तो कोको सिरप है, ऑरेंज सिरप, रेस्पबेरी सिरप, और भी बहुत से जो हैं। कोको सिरप मीन्स चॉकलेट फ्लेवर का सिरप। तो इसके अलावा और भी हमारे पास बहुत से फ्लेवर्स हैं। बनाना बनाना फ्लेवर भी आजकल जो है वो बहुत सी एंटीबायोटिक्स में यूज़ होता है। तो इसको हम लोग बनाते क्यों हैं, मतलब एक तो हो गया मेडिकेटेड, एक ऊपर हो गया नॉन मेडिकेटेड। इसको हम लोग बनाते हैं एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। किसी भी चीज़ का फ्लेवर इंड्यूस करने के लिए हम लोग डायरेक्ट उस चीज़ के अंदर फ्लेवर नहीं डालते, उसका फ्लेवर का सिरप बनाकर हम फिर उस चीज़ के अंदर एंटर करते हैं, ताकि उस चीज़ की फ्लेवरिंग एजेंट के अंदर उस चीज़ की फ्लेवर जो है वो मास्क हो सके विद
उसकी स्वीटनिंग के साथ साथ। अब इसके यूजेस अगर हम देखें तो यूजेस क्या है, एज अ व्हीकल यूज होता है। ये एज अ व्हीकल जो है आपका सिंपल सिरप यूज होता है चीज़ों को अपने अंदर हल करने के लिए। एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है, ये जो तीसरा हमने पढ़ा है सिरप, नॉन मेडिकेटेड फ्लेवर्ड सिरप, ये एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज होता है चीज़ों का फ्लेवर इंड्यूस करवाने के लिए। उसके अलावा एज अ स्वीटनिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट जो है, ये जो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 3, ये दोनों टाइप्स जो है एज अ स्वीटनिंग एजेंट यूज हो सकती हैं। और एज अ डिमल्सेंट यूज होता है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि डिमल्सेंट क्या होता है? डिमल्सेंट और एक्सपेक्टोरेंट, हम लोग यूजुअली तौर पर सिरप जो यूज करते हैं वो इन्हीं दो पर्पसेस के लिए मोस्टली यूज करते हैं, डिमल्सेंट और एक्सपेक्टोरेंट। कोई बच्चा बता सकता है मुझे? एक्सपेक्टोरेंट होते हैं खांसी को कम करने वाले, ठीक है। और जो है डिमल्सेंट्स होते हैं जो कि इरिटेशन या फिर इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये दोनों के केस के अंदर ये माउथ कैविटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड है। डिमल्सेंट्स क्या होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन वगैरह को या इरिटेशन वगैरह को कम करते हैं, रिलेटेड टू माउथ कैविटी या रिलेटेड टू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। एक डिमल्सेंट है जो कि हम बहुत ज़्यादा, पता नहीं आप लोगों ने कभी यूज़ की हुई है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों की पूरा ही जनरेशन गैप है आप लोगों के साथ। होस्ट टॉफ़ी होती थी एक, वो एज अ डिमल्सेंट यूज़ होती है। एनीवेज नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है कि ये एज अ व्हीकल भी यूज़ होते हैं ड्रग्स को अपने अंदर डिजॉल्व करने के लिए। और मास्किंग एजेंट्स यूज़ होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो कि बहुत कड़वे हों और उनके इतने कड़वे हों कि उन वो अगर आप पीने की या फिर खाने की कोशिश करो, इन केस ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन की बात की जा रही है, अगर आप उसको पीने की कोशिश करो तो आप बाहर ही निकाल दो। अगर आप क्लिथ्रोमाइसिन को फ्लेवर या फिर स्वीटनर ना करो तो बच्चा कभी भी उस क्लिथ्रोमाइसिन के सॉल्ट को इनगल्फ नहीं कर सकता, निगल नहीं सकता, वो बाहर निकाल देगा। अक्सर बच्चे तो फ्लेवर और स्वीटनर्स के साथ भी उसको बाहर निकाल देते हैं, उल्टी कर देते हैं, इतना कड़वे सॉल्ट है। सिरप के कुछ फायदे लिखे हुए हैं, वो हम देख लेते हैं। कि सिरप के ये फायदे हैं कि इजी टू एडमिनिस्टर है। इसके लिए जो है कोई तरकीब या कोई तरीका शरीका, कोई एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसे इन केस ऑफ इंजेक्शन जो है कोई एक्सपर्ट बंदा ही आके लगा सकता है। तो सिरप के केस में एक ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि जो सुक्रोज होती है, इट रिटार्ड्स ऑक्सीडेशन बिकॉज इट इज पार्शली हाइड्रोलाइज इनटू रिड्यूसिंग शुगर, लिवुलोज एंड डेक्सट्रोज। कह रहे हैं सुक्रोज जब वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं हम, तो ये वो अपने आप को तोड़कर, पार्शली तौर पर तोड़ के लिवुलोज और डेक्सट्रोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज वाई, इसी वजह से वो सिरप के अंदर ऑक्सीडेशन नहीं होने देगी, क्योंकि वो खुद रिड्यूस फॉर्म में है। हम लोगों ने पढ़ा था स्टेबलाइजर्स में कि हमारी हमें एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करने पड़ते हैं। तो ऐसी प्रिपरेशन, ऐसी सिरप जिसके अंदर आपने सुक्रोज यूज की हुई है, आप उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट ना भी डालो तो कोई जो है कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि आपकी सुक्रोज इटसेल्फ एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करेगी। उसके अलावा जो है स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज प्रिवेंट डिकम्पोजिशन बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड मोल्ड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग ऑस्मोटिक प्रेशर। कह रहे हैं जो जिसमें स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा सुक्रोज होता है वो एक गाढ़ा सोल्यूशन है, ठीक है, वो गाढ़ा सोल्यूशन है, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो सकती एज कम्पेयर टू अदर सोल्यूशंस, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की वजह से जो प्रेशर इंड्यूस होता है लिक्विड प्रिपरेशन में, उसको कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और कंटेन लिटिल और नो अल्कोहल, कुछ सिरप्स के अंदर जो है वो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर अल्कोहल होती है। मोस्ट प्रिपरेशंस ऑफ सिरप डजंट कंटेन एनी अल्कोहल। कुछ प्रिपरेशंस के अंदर जो कफ सिरप्स हैं उनके अंदर थोड़ी अमाउंट होती है अल्कोहल की, मोस्टली जो है सिरप्स के अंदर नहीं होती। अब सिरप के अभी हमने कंपोनेंट पढ़े थे, सिरप का मेन कंपोनेंट क्या है? शुगर एंड वाटर। शुगर होगी और वाटर होगा। उसके अलावा उसके अंदर फ्लेवर आएगा, कलर आएगा। ये चीज आ गई, एक फ्लेवर होगा और उसी जो इस तरह का फ्लेवर होगा उसी हिसाब का कलर होगा। अगर चॉकलेट फ्लेवर है तो कलर भी हम लोग फिर ब्राउन ही एंटर करेंगे, एक ये चीज होगी। फिर हम लोग लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर हमेशा प्रेजर्वेटिव्स ऐड करेंगे। अगर हम लिक्विड प्रिपरेशन के अंदर प्रेजर्वेटिव्स ऐड नहीं करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो स्टेबल नहीं रहेगी थ्रू आउट शेल्फ लाइफ। और लास्ट के अंदर कुछ चीजें हैं जो कि आपने अपनी नीड के मुताबिक ऐड ऑन करनी होती है। अगर आपका जो सॉल्ट है, जो मेडिसिन है, वो व्हीकल के अंदर अच्छे तरीके से डिजोल्व नहीं हो रहा, मतलब अगर आपने व्हीकल वाटर लिया है और वाटर के अंदर आपकी मेडिसिन ठीक तरीके से डिजोल्व नहीं हो रही, तो आप सोलबलाइजिंग एजेंट यूज करोगे। अगर आपका जो है
आयरन का सिरप है, आयरन का सिरप है तो आप उसके अंदर किलेटिंग एजेंट मतलब स्टेबलाइजर्स के अंदर किलेटिंग एजेंट्स यूज करोगे। अगर आप लोगों ने सुक्रोज की जगह कोई सोर्बिटोल यूज किया, मतलब आपने शुगर का सब्स्टिट्यूट को यूज किया, तो अब आपको स्टेबलाइजर्स के अंदर से एंटीऑक्सीडेंट भी डालना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो कुछ चीजें होती हैं जो कि आप लोगों ने अपनी मर्जी के साथ करनी होती हैं। फिर हमारे पास कंपोनेंट्स के अंदर ये जो भी मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की हैं, ये सारे कंपोनेंट्स के अंदर इधर इन्होंने खोल के बताई हुई हैं कि शुगर जो है सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज सब्स्टिट्यूएंट है। इसको अंडरलाइन कर लें। कौन सी शुगर हमारे पास यूज होती है? सुक्रोज हमारे पास यूज होती है। सुक्रोज जो है वो क्या कहलाती है? सुक्रोज जो है उसको टेबल शुगर भी कहा जाता है। और उसके अलावा अब ये आगे इन्होंने लिखे हुए हैं शुगर के सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसको देखें, इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट हम लोग शुगर इस्तेमाल नहीं कर सकते, सुक्रोज इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग शुगर के सब्स्टिट्यूएंट्स इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये आप लोगों ने अंडरलाइन करने हैं। सोर्बिटोल, ग्लिसरीन, प्रोपाइलीन, ग्लाइकोल। आर्टिफिशियल भी हैं ये, अब ये नेचुरल थे। आर्टिफिशियल जो है मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज। और ये सारे यूज होते हैं इन केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट जिनके सिरप्स बनाने होते हैं। इसके अलावा जो है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, अगर कोई डाइल्यूट सोल्यूशन है तो उसके अंदर आपने प्रिजर्वेटिव्स ऐड ऑन करने हैं। अगर विस्कस सोल्यूशन है तो उसके अंदर आपने प्रिजर्वेटिव्स ऐड ऑन नहीं करने हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी विस्कस है, उसने जो है नहीं होने देनी ग्रोथ, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स जो हैं ये हम लोगों ने इसके अंदर कुछ की एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट, कितने परसेंटेज तक यूज हो सकता है। और कुछ मिथाइल प्रोपाइल और ब्यूटाइल पैराबीन्स को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी क्या है? 0.1% तक। ये तीन इन्होंने हमें प्रिजर्वेटिव्स बताए हैं जो कि हम लोग कॉमनली यूज कर सकते हैं इन सिरप प्रिपरेशन। क्योंकि आपका जो शुगर का और वाटर का सोल्यूशन है, जिसको आप लोग कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को कह रहे हो सिरप, उसका एक प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। अगर कोई माइक्रोब उसके अंदर एंटर हो जाएगा तो माइक्रोब के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो उस सोल्यूशन के सॉल्ट की कंसंट्रेशन से डिफरेंट है। तो या तो उस माइक्रोब ने अल्टीमेटली उसने, अगर हमारे सिरप की शुगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो माइक्रोब है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। यही बात मैंने आपको ऊपर बताई है कि आपका माइक्रोब उस सिरप के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमारा सोल्यूट कंसंट्रेशन, शुगर की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी में शुगर की कंसंट्रेशन कम है तो उस केस के अंदर हम लोग उसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स या एंटी प्रिजर्वेटिव एजेंट्स जरूर ऐड ऑन करते हैं। और कुछ की एग्जांपल्स उन्होंने आपको बता दी हैं और ये परसेंटेजेस भी बता दी हैं कि कितनी इफेक्टिव कंसंट्रेशंस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट को अगर हम देखें तो फ्लेवर्स बहुत से होते हैं, जिसके अंदर हम लोग नेचुरल फ्लेवर्स भी यूज करते हैं, सिंथेटिक भी यूज करते हैं, कुछ वेलाटाइल ऑयल हम यूज कर लेते हैं, कुछ वेनिलिन हम यूज करते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। बस उस फ्लेवर ने क्या करना है, उस स्पेसिफिक चीज का एक फ्लेवर इंड्यूस करना है फ्लेवरेंट्स ने। और कलरेंट्स ने उस फ्लेवर के ही अकॉर्डिंग जो है वो कलर आपने इंड्यूस करवाना है। जैसे अगर आपने मिंट का फ्लेवर इंड्यूस करवाया है तो आपने जो कलर देना है वो ग्रीन देना है। अगर आपने जो है चॉकलेट फ्लेवर इंड्यूस करवाया है तो आपने जो कलर देना है वो ब्राउन करना है। तो उसके अलावा इन्होंने बताया कि जो कलर्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। वाटर सॉलेबल होने चाहिए कलर्स, और नॉन रिएक्टिव होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए। और ये जो कलर्स हैं, जितने भी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जितने भी एडिटिव्स हैं, ये आपकी मेडिसिन के साथ रिएक्ट ना करें। चाहे वो आपका व्हीकल है, चाहे वो आपका डाइल्यूएंट है, चाहे वो आपका कलर है, चाहे वो स्वीटनिंग एजेंट है, चाहे वो सोलेबलाइजिंग एजेंट है, कोई भी आपका एडिटिव है। हमने लेक्चर नंबर 2 में हमने सारे एडिटिव्स पढ़े थे। जितने भी आपके एडिटिव्स हैं, कोई एडिटिव जो है वो आपकी मेडिसिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, और आपस में एडिटिव्स भी रिएक्ट नहीं करेंगे। और अगर रिएक्शन नहीं हो रहा तो फिर जो है वो मेडिसिन को स्टेबल रख रहे हैं। उसके अलावा जो आपका कलर है, या तो वो पीएच को भी चेंज नहीं करेगा, और वो लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आपकी जो मेडिसिन है, आपके मोस्टली सिरप जो होते हैं, अगर आप सोचो एम्बर कलर बॉटल्स के अंदर होते हैं, वो ब्राउन कलर की बॉटल्स के अंदर रखना जो है वो हमारी मजबूरी है, वो हमारे मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है। क्यों? ताकि वो जो लाइट है आपकी ड्रग एब्जॉर्ब ना करे। डायरेक्ट लाइट में नहीं आपकी मेडिसिन रख सकते। आपका जो मेडिसिन के अंदर जो केमिकल्स हैं, जो आपका ड्रग है, जो केमिकल है जिससे मिलके मेडिसिन बनी हुई है, वो ये भी हो सकता है कि वो लाइट को एब्जॉर्ब करे और वो ड्रग मॉलिक्यूल
टूट जाए, ड्रग मॉलिक्यूल टूट जाएगा, उसके अंदर ऑक्सीडेशन हो सकती है, उसके अंदर रिडक्शन हो सकती है, केमिकल रिएक्शन हो सकता है। वो मेडिसिन जो कि आप इस्तेमाल करोगे ये सोच के कि ये थेरेप्यूटिक होगी मेरे लिए, वो आप इस्तेमाल करने के बाद आपके लिए टॉक्सिक भी हो सकती है, अगर आपने उसको उन स्टोरेज कंडीशंस के अंदर नहीं रखा जिन स्टोरेज कंडीशंस का उसके ऊपर लेबल पे लिखा गया है कि इनको इन स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशंस में रखें। अगर कहा गया है कि इसको 30 टेम्परेचर से बिलो रखें तो आपने उसको 30 टेम्परेचर से बिलो रखना है। अगर कहा गया है कि इसको फ्रिज में रखें तो आपने उसको फ्रिज में रखना है। अगर कहा गया है कि आपने इसको सनलाइट से दूर रखना है या डायरेक्ट लाइट से दूर रखना है तो आपने उसको डायरेक्ट लाइट से दूर रखना है। ये मैंने अब आपको सिरप की एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल हम लोग टैबलेट्स के केस में भी कह सकते हैं। कुछ आप लोगों ने नोट किया होगा कि कुछ जो टैबलेट्स हैं उनके जो स्ट्रिप्स होती हैं, जो उनकी पैकिंग है, या तो ब्लू कलर की होगी या रेड कलर की होगी। जो ये जो कलर्ड फॉर्म में जो पैकिंग होती है वो इसलिए होती है क्योंकि टैबलेट भी लाइट की मौजूदगी के अंदर उसका ड्रग मॉलिक्यूल टूट सकता है। ड्रग मॉलिक्यूल लाइट की प्रेजेंस के अंदर अपने आप को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करवा लेता है। तो उनको समटाइम्स ये होता है कि हम मेडिसिन यूज करने लगते हैं तो गोली निकाली, ओहो ये तो मैंने रात को खानी थी, तो आपने वापस पैक के अंदर डाल के उसको बंद कर दिया मैं रात को खा लूंगा, या उसको वैसे ही रख दिया बॉक्स के अंदर कि मैं रात को खा लूंगा। तो ऐसी मेडिसिन जो कि आप कलर्ड ब्लिस्टर से निकालते हो या कलर्ड पैकिंग से निकालते हो उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उसको हल्की सी भी लाइट पड़ गई, उसको हल्की सी भी लाइट या रिएक्शन हो गया, वो मेडिसिन किसी काम की नहीं रहेगी आपकी। क्योंकि ये लाइट रिएक्शन से बचाने के लिए, लाइट के रिएक्शन से बचाने के लिए हम लोगों जो है इनकी पैकिंग जो है वो कलर्ड फॉर्म में करते हैं, या एम्बर फॉर्म की ग्लास बॉटल्स हम लोग यूज करते हैं इन केस ऑफ सिरप्स। अब आप देखोगे हर सिरप एम्बर कलर में नहीं होता, कुछ प्लास्टिक के भी होते हैं। अब वो उनका ड्रग मॉलिक्यूल स्टेबल है, उसको जितनी मर्जी लाइट लगा दो, सारी लाइटें ऑन कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। एम्बर कलर में या कलर्ड ब्लिस्टर्स में वो ड्रग होती है आपकी जो लाइट सेंसिटिव होती है, हर ड्रग लाइट सेंसिटिव नहीं होती। उसके अलावा जो है हमारे मिसलेनियस में देखें कि कुछ चीज़ें प्रिपरेशन के हिसाब से होती हैं, कुछ मेडिसिन की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि कुछ मेडिसिन के अंदर स्टेबलाइजर्स अपनी उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से डलते हैं, कुछ के अंदर थिकनिंग एजेंट्स, जिसके अंदर हमने सॉर्बिटॉल यूज किया है इंस्टेड ऑफ सुक्रोज, उसको थोड़ा थिक करने के लिए हम थिकनिंग एजेंट डालेंगे। अगर कोई मेडिसिन आपकी वाटर के अंदर एड ऑन नहीं हो रही, वाटर के अंदर हल नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर सॉलिबलाइजिंग एजेंट्स डालेंगे। तो हर मेडिसिन की अपनी फॉर्मुलेशन की नीड के मुताबिक हम लोग उसके अंदर एडिटिव्स ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये जस्ट नेम्स हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के। कि सिंपल आप हीट की मदद से इसको यूज जो है प्रिपरेशन बना सकते हो, विदाउट हीट इसको प्रिपरेशन को बना सकते हो। उसके अलावा डायरेक्ट मेडिसिन को वाटर के अंदर एंटर करके बाद में सुक्रोज डाल सकते हो, या परकुलेशन के थ्रू बना सकते हो। परकुलेशन का जो मेथड है ना, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जब आप लोगों का प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले एक दफ़ा बता दूं, क्योंकि अभी